जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया 2019 का जो पेपर है मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसी के क्रम में मैंने दो वीडियो बनाई थी जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो भी आपके आंसर थे वो सॉल्व करा दिए थे, 1 से लेके 20 तक के पूरे पूरे। अब यहाँ पे हम लोग 21वें क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने स्टार्टिंग की वो वीडियो नहीं देखी जिसमें 1 से 20 तक के क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट में सॉल्व करा रखे हैं, वो जाके ज़रूर देखो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। इसके बाद अगर आप लोगों ने फिज़िक्स के 2022 का और 2020 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो भी आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी उसका भी दे दूंगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको एक बेहतरीन क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां कहता है कला संबंध स्रोत क्या है, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल दिया है। तो पहले हम कला संबंध स्रोत को देख लेते हैं क्या होते हैं। तो कह रहा है ऐसे स्रोत जिनके लिए दो तरंगों के बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले, वो हमारे कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप एक साथ दो टॉर्च जला रहे हो, ठीक है। अब उन दोनों टॉर्च में से क्या होगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी कुछ इस तरीके से तरंग के रूप में, ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके से वो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं या तरंग ऐसे चल रही है कि उनके बीच जो कलाएं हैं वो हर मोड़ पे नियत बनी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर एक तरंग ऐसे जा रही है तो दूसरी तरंग भी सेम टू सेम ऐसे ही जाएगी, सेम टू सेम उसके ऊपर जाएगी। यहाँ जो एंगल बन रहा है दूसरी तरंग का भी वही बनेगा, इधर जो एंगल बन रहा है इधर। तो हर एक मतलब समझ लो हर एक तरंग के बिंदुओं पर उनके बीच जो कलांतर होगा वो अगर नियत है, वही हमारी कला संबंध स्रोत कहलाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है न्यूमेरिकल के ऊपर कि एक यंग का प्रयोग है जिसमें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतने एंगस्ट्रॉम है और स्लिटों के बीच की दूरी इतनी है और पर्दे से स्लिट की दूरी 1 मीटर है, फ्रिंज चौड़ाई। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें जो गिवन है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इतने एंगस्ट्रॉम है, इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻10 से गुणा हो जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्लिटों के बीच की जो दूरी है जो कि 0.05 सेंटीमीटर है, ये हमेशा स्मॉल डी से यहाँ पे प्रकट होती है। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू मैंने सेंटीमीटर में था वो रख लिया, कन्वर्ट कर दिया इसको मीटर में, क्योंकि एमकेएस पद्धति में मात्रक चलाने हैं हम लोगों को, ठीक है, इसलिए। और पर्दे के बीच की जो पर्दे से स्लिट की जो दूरी है वो कैपिटल डी 1 मीटर है। तो बस सिंपल फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला लगाना है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। जैसे ही मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो आसानी से इसको बस सॉल्व करना है मुझे, और सॉल्व कैसे करना है, इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा मीटर में। तो ये फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी, जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था, 3 मार्क्स के लिए अगर आप देखो तो। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, विभेदन क्षमता कैसे प्रभावित होगी अगर कुछ ये दो कंडीशन दी हुई, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हाउ विल रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बी इफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड बाय व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज डिक्रीज, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस डिक्रीज। तो ये दो चीज़ें हमें, तो भी हम बात कर रहे हैं फटाफट से। पहले व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट की दो पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट देखने की जो क्षमता होगी वो इसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता का मीनिंग है, मान लो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपको पता ही है सूक्ष्मदर्शी में हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अब मान लो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आंखों से तो दिखाई भी नहीं दे रही, उसमें भी अगर कोई दो चीज़ बहुत बहुत नज़दीक हो जाए, इमेजिन करो कुछ इस तरीके से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, ठीक है। मान लो ये बहुत छोटा बिंदु है, अब ये इतना छोटा है कि हमें आंखों से तो दिख भी नहीं रहा, मैं इसको माइक्रोस्कोप की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना चाह रहा हूँ। जब मैं इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहा हूँ तो मुझे पता चला असल में ये तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, देखो एक और डॉट आ गया इसमें, ठीक है। तो बस किसी भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा पास पास रखी दो बहुत छोटी चीज़ों को स्पष्ट देखने की जो क्षमता है कि इसको मैं क्लियर देख लूँ और इस वाले को क्लियर देख लूँ, यही क्या कहलाएगी, इसकी विभेदन क्षमता। विभेद करने की क्षमता, दोनों में अंतर करने की क्षमता क्या कहलाएगी, विभेदन क्षमता, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। अब विभेदन क्षमता जो होती है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि विभेदन सीमा का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा अपॉन 2 अल्फा होता है, ठीक है। लैम्डा जो हम तरंग दैर्घ्य यूज़ कर रहे हैं और 2 अल्फा जो द्वारक, जैसे मान लो इस तरीके से कांच को लिया हमने तो उसके बीच का जो द्वारक होगा ये अल्फा 2 अल्फा होता है, ठीक है। ये तो अब
अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है पहले पॉइंट में तरंग दैर्घ्य घट रही हो, तो अब ध्यान से देखो, अगर तरंग दैर्घ्य घट रही होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, विभेदन सीमा घट रही होगी। और अगर विभेदन सीमा घट रही होगी तो विभेदन क्षमता क्या रही होगी, बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विद्युत प्रवाहानुपाती हैं। तो बस वही लिखा कि अतः तरंग दैर्घ्य घटने से, ये घटने से क्या होगा, ये घटेगी, इसलिए विभेदन क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। अगले में कह रहा है अभिदर्शक का व्यास घटने पर विभेदन सीमा बढ़ेगी। देखो व्यास घटेगा मतलब ये चीज़ घटेगी, अगर ये चीज़ घट रही है तो विभेदन सीमा क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर विभेदन सीमा बढ़ रही है तो ये चीज़ क्या होगी, घट रही होगी, घट रही होगी, भाई घट रही होगी और घट गई। ठीक है, फॉर्मूले बेस सारी बात हो रही है आप लोगों से। तो बस इनका आंसर ये आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। ठीक है ईजी। लेकिन फिर 23वां क्वेश्चन, ठीक है, इस पर एक और इसके अथवा में क्वेश्चन था, वो मैंने भी छोड़ दिया है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में सॉल्व करा दूंगा, बस एक बार कमेंट कर देना, थोड़ा याद भी आ जाएगा कि हाँ वो एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो मैं इसके अथवा वाला क्वेश्चन पहले जो इजी था वो वाला मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, पहले वो समझाना और इसके नियम। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब भी हम किसी धातु पर कोई प्रकाश आपतित कराते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक ढांचा तैयार करा है कि मान लो अपने पास कोई धातु का बल्ब है, ये इस पर जैसे ही हम लोग प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो इसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकले धातु में से, किसके कारण, प्रकाश के पड़ने के कारण, जैसे ही धातु पे प्रकाश आया इसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गए। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो एक धारा बन रही होगी जिसको आई से दिखाया और अपनी तरफ से भी एक बैटरी लगा दी। अब इसके कुछ नियम थे, प्रयोगों से पहले कुछ प्रयोग करे गए, फिर उसके आधार पर नियम दिए गए। नियम क्या है, देखो पहला नियम है, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर होगी आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये डिपेंड कर रहा होगा आपका जो प्रकाश है उसकी तीव्रता पे। अगर आप एक बहुत छोटी टॉर्च से प्रकाश डालोगे जिसमें बहुत ना के बराबर का प्रकाश आ रहा है, तो मान लो उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकले बाहर। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा पावर की कोई ट्यूबलाइट या कोई बहुत पावर की टॉर्च जला दोगे और उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ लो वहाँ से कम आप 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। तो अब ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ गई। तो वही ये कह रहा है कि जो उत्सर्जन की दर है, यानी कि निकलने की दर है, संख्या है उनके इलेक्ट्रॉनों की, ये आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पे डिपेंड कर रही है। तीव्रता ज़्यादा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, वो तीव्रता पे निर्भर ही नहीं कर रही। यानी कि अब आप चाहे 2000 रुपये वाली टॉर्च लेके आओ, बड़ी टॉर्च, या आप सस्ती 20 रुपये वाली टॉर्च लाओ, इलेक्ट्रॉन को आप निकाल तो दे रहे हो भैया यहाँ से, लेकिन उसको भगा नहीं पा रहे स्पीड में। तो तीव्रता जो है वो गतिज ऊर्जा पे बिल्कुल निर्भर नहीं कर रही, गतिज ऊर्जा तीव्रता पे निर्भर नहीं कर रही, हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक गुंडा सा लड़का है, अब आप मूवी देखने गए, उसने क्या करा, आप मतलब डरते हो उससे, और डर के एक तरीके से आपने उसको देखते ही आपने सीट छोड़ दी। ठीक है, इतना खौफ उसने आप मतलब बना रखा था अपने आस पड़ोस वालों पे कि उसको देखते ही आप लोगों ने सीट छोड़ दी, और वो अब आपकी सीट छोड़ मतलब बैठ गया आपकी सीट पे, लेकिन वो आपको भगा नहीं पाया। ठीक है, आप सीट छोड़ के खड़े तो हो गए लेकिन आप भागे नहीं वहाँ से। तो कुछ ऐसे ही हो रहा होता है कि तीव्रता जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन तो निकलवा देगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अगला जो पॉइंट है वो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर बढ़ती है या क्या वो निर्भर करती है। यानी कि जितनी ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश लोगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि डिपेंड कर रही है आवृत्ति पे। अब कह रहा है यदि आपतित प्रकाश की जो क्या है आवृत्ति, ठीक है, वो एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित नहीं होंगे, और इस न्यूनतम आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति भी कहते हैं। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, इसने कहा अगर मान लो आप बाजार से एक धातु लेके आए कोई भी, और उसमें लिखा है कि 50 हर्ट्ज पर ही ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, लेकिन आप गलती से उसे 40 के हर्ट्ज की आवृत्ति दिए जा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगी। इसका मतलब हर एक धातुओं के लिए एक आवृत्ति निश्चित कर दी जाती है कि कम से कम भैया 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पे ही इलेक्ट्रॉन निकालेगी। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को, जिससे अधिक अगर आवृत्ति करोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे, क्या कहलाती है, उसकी दहलीय आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने
इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई समय पश्चाता यानी कि टाइम लैग नहीं होता, यानी कि जैसे ही धातु पे प्रकाश पड़ा एकदम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी भी टाइम का लैग नहीं होगा, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। ठीक है, टाइम लैग का मतलब समझ लो ना, यानी कि जैसे आप पबजी खेलते होगे बहुत से स्टूडेंट, तो वो कहते हैं लैग हो गया, अरे भैया लैग हो गया, गेम लैग हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब क्या हो रहा है, टाइम लैग का मतलब होता है कि आपके मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो 5 सेकंड इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकलने में, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पांचों के पांचों इसके नियम। ठीक है, इस नियम को आइंस्टाइन ने फिर प्रूव करा था, उसने बिल्कुल सारी नियमों की व्याख्या बहुत बढ़िया तरीके से कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे इस क्वेश्चन पे नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ 500 वर्ष में अपनी घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का इतना गुना रह जाता है, अर्धायु बतानी है। तो हमने मान लिया कि प्रारंभिक मात्रा n0 है और स्मॉल n अर्धायु के बाद वो n बचता है। तो फॉर्मूला में पता है क्या होता है, ये n बराबर n0 और 1/2 की पावर स्मॉल n यहाँ पे अर्धायुओं की संख्या है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये जो n है ये बची हुई संख्या है, स्मॉल n अर्धायु बाद बोल दूँ या t समय बाद बोल दूँ। तो अब ये प्रारंभिक मात्रा का कितना रह गया, 1/16। तो मैंने वही करा, 1/16 इंटू n0 कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। n0 से n0 कट गया, 1/16 को मैं 1/2 की घात 4 लिख सकता हूँ, पावर कंपैरिजन करने पे 4 आएगी। अब मान लिया अर्धायु अगर कैपिटल T है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करके हमारे पास वो टाइम आ गया, यानी कि अर्धायु आ गई इतने वर्ष। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, परिपथ आरेख खींचकर जेनर डायोड की वोल्टेज नियामक भूमिका को समझाओ। तो देखो, जेनर डायोड जो है वो असल में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है, यानी कि आपकी जो वोल्टेज है उसको क्या करेगा, एक फिक्स वोल्टेज बनाए रखेगा, एक नियत वोल्टेज बनाए रखेगा, ये कहने का मतलब है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, आप देखो थ्योरी है तो इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम वगैरह सेट कर रखा है ये। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक जेनर डायोड ये होता है हमारा, इसको ऐसे यूज़ लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि जेनर डायोड जो है हमारा विभव नियामक के रूप में इस तरीके से कुछ कार्य कर रहा है, विभव नियामक बोल दो या वोल्टेज नियामक के रूप में। जेनर डायोड को परिवर्ती विभव स्रोत से जोड़ा गया है, मतलब इसको हमने एक ऐसे विभव स्रोत से जोड़ दिया जो बार बार चेंज हो रहा है, चेंजेबल है। ठीक है, और आर सिरे पे हमें क्या कहते हैं, प्रतिरोध आर पे विभव पतन प्राप्त हो रहा है। आर एल जो हमारा क्या है यहाँ पे, एक लोड प्रतिरोध है। ये सब मैंने यहाँ पे बात करी। अब क्या होगा, देखो जैसे ही हम लोग इसको एक बार पढ़ोगे, कह रहा है जब निवेशी विभव बढ़ता है, यानी कि यहाँ से जो मैं वोल्टेज है वो अगर बढ़ाया जा रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ाऊंगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध का जो जेनर डायोड का जो प्रतिरोध है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा जेनर डायोड का वो घटेगा। वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा, हमारा वोल्टेज घटाने पे जेनर डायोड का प्रतिरोध बढ़ रहा है। कह रहा है इस तरीके से जो धारा का मान है वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि आपको पता है आर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि प्रतिरोध अगर बढ़ रहा होगा तो धारा का मान घट रहा होगा, प्रतिरोध अगर घट रहा होगा तो धारा का मान बढ़ रहा होगा, तो धारा का मान अधिक होगा। धारा का मान अगर अधिक होगा तो आर के सिरों पर हमें जो है वो अधिक विभव पतन प्राप्त होगा यहाँ पे, क्योंकि धारा बढ़ रही होगी। धारा बढ़ने का मतलब है भैया वी का मान भी बढ़ रहा होगा ना, विभव पतन ज़्यादा हो रहा होगा, इसके सिरों पे ज़्यादा विभव पतन प्राप्त होगा। इस प्रकार जो निर्गत वोल्टेज है, यहाँ पे जो निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है वो नियत बना रहेगा। क्लियर। तो कह रहे हैं जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, इमेजिन करो आपके घर में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गई, अब ऐसे तो हमारा फ्रिज वगैरह सब फूक जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ ही तो करते हैं इस तरीके के, ताकि वो नियत वोल्टेज बना रखे। और नियत वोल्टेज अगर बना रखेगा वो, तो उससे भैया हमारे जो टीवी फ्रिज है वो बचे रहेंगे। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद कह रहे हैं अगर अब मैं निवेशी विभव को घटाऊँ, यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज दे रहा हूँ उसको मैं घटाना स्टार्ट कर दूँ, तो डायोड में धारा भी घट रही होगी और कुछ विभव पतन प्राप्त होगा हमें यहाँ पे, क्योंकि इस बार अब विभव पतन कम प्राप्त होगा, क्योंकि पहले हम लोग बढ़ा रहे थे वोल्टेज को, इसलिए विभव पतन ज़्यादा हो रहा था। अब हम लोग वोल्टेज कम कर रहे हैं तो भैया धारा का मान भी कम प्राप्त हो रहा है। इसके कारण जो आर एल है उसके सिरों पे भी हमें निर्गत वोल्टेज बना रखेगा, मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से आपको एक नियत वोल्टेज का काम करेगा आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से भैया ये परिवर्ती निवेशी विभव की तुलना में हम इसको एक नियत विभव के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे ये वर्क कर रहा होगा। समझने वाली चीज़ है, समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे और डायग्राम बना दोगे, टीचर आपको नंबर खुशी खुशी देके जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएन संजय डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि को समझाओ।
तो यहाँ पे मैंने देखो ये पीएन संधि डायोड बना रखा है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वाला। एक बार इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पे 2 डायोड होते हैं हमारे। ये होगा आपका पीएन संधि डायोड। पूर्ण तरंग में 2 डायोड लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा प्राथमिक कुंडली होगी P1 P2 इस तरीके से। इसके बाद जो हमारी द्वितीयक कुंडली है उसमें 2 डायोड लग गए इस तरीके से, ठीक है। ये पी सिरा होता है, ये वाला हमारा पी सिरा होगा, और ये छोटा सा हमारा एन सिरा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी निवेशी वोल्टेज हम इसे इस तरीके से दे रहे हैं, और ये निर्गत वोल्टेज हमें कुछ कंटिन्यूसली ऐसे देगा। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर कुंडली के सिरों P1 P2 ये, ठीक है, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर P1 P2 के बीच लगाया गया है। यानी कि हमारी जो प्राथमिक कुंडली है उस पर हम लोग क्या कहते हैं, निवेशी वोल्टेज को लगा रहे हैं P1 P2 पे। और जो द्वितीय कुंडली के सिरों S1 S2 को हम संधि डायोडों से, देखो इस S1 को मैंने इस संधि डायोड से जोड़ दिया, S2 को इस संधि डायोड से D1 D2 से जोड़ दिया। जिनके एन सिरों को जोड़ने वाले तार और S1 S2 मतलब ये एन सिरों को जोड़ रहे हैं हमारे तार, और S1 S2 टर्मिनल T के बीच जोड़ा गया है। कुछ इस तरीके से डायग्राम्स के थ्रू बोला गया है। अब क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लो क्रियाविधि। ये कह रहा है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान S1 टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक और S2 ऋणात्मक है। ध्यान से देखना, S1 को स्टार्टिंग में हम पॉजिटिव ले रहे हैं और S2 को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं। अगर S1 पॉजिटिव है तो S1 डायरेक्ट जाके जुड़ रहा है P सिरे से, ठीक है, समझ गए। P सिरे से जुड़ रहा है तो P सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब संधि डायोड का जब P सिरा धनात्मक होता है तो वो किसका काम करता है, वो करता है अग्र बायस, यानी कि अग्र दिशिक का काम कर रहा होगा। और अगर संधि डायोड यानी कि S2 को हमने ऋणात्मक माना है, इसका सिरा P से जुड़ रहा है, तो ये अगर P वाला सिरा निगेटिव सिरे से जुड़ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्च बायस। तो पहले अर्धचक्र के दौरान क्या होता है, S1 जो है वो अपने में से धारा को जाने देगा, क्योंकि अग्र बायस जो है वो धारा को जाने देता है। तो भैया पहले उसमें तो धारा ऐसे बहेगी, लेकिन दूसरे वाला जो है वो पश्च बायस हो गया, पश्च दिशिक हो गया, तो ये अब अपने में से धारा नहीं जाने देगा। तो अभी पहले अर्धचक्र के दौरान मात्र ऊपर वाला है उसमें धारा बहेगी, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और नीचे वाले में धारा नहीं बहेगी। लेकिन जैसे ही दूसरा अर्धचक्र करते हैं, दूसरे अर्धचक्र में अब S2 को मैंने ले लिया धनात्मक, S1 को ले लिया ऋणात्मक। अब जब S2 आपका हो गया धनात्मक, तो अब इस बार ये अग्रदिशिक हो जाएगा और ये पश्चिदिशिक। तो अब इस बार इसमें धारा जाएगी ऐसे, लेकिन ये धारा नहीं अपने में से जाने देगा। तो बस यही लिखना है हम लोगों को इसको बातों बातों में। तो पता चल रहा है कि इसके पूरे चक्कर में भैया इसमें तो धारा बह रही है कैसे ना कैसे, या तो ये धारा तो भैया दोनों में बह रही है। तो हमें जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा मिला करेगा। देखो पहले अर्धचक्र के दौरान भी हमें कुछ मिल रहा है यहाँ पे देखो, फिर दूसरे अर्धचक्र में भी हमें कुछ मिल रहा है, फिर तीसरे में मिलेगा, चौथे में, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो इसी को ही मैंने क्रियाविधि में लिखा है, आप एक बार पढ़ लो। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, बहुत डिटेल में भी नहीं, लेकिन हाँ इतना कि आपको समझ में आ जाए। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मेन क्वेश्चन है वो भी, लेकिन मैंने अभी रोक दिया है। वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट था अभी, हल्का सा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा बाद में। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं नंद नॉर लॉजिक गेटों के तर्क प्रतीक लॉजिक चिन्ह बनाओ और सत्यता सारणी। तो आप देख लो, ये नंद गेट का है, इसकी सत्यता सारणी ये होगी, नॉर गेट का है ये, ठीक है। नंद गेट क्या होता है, असल में एंड गेट प्लस नॉट गेट होता है। तो अब एंड गेट की जो सत्यता फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू a डॉट बी, मात्र a डॉट बी। इसमें नॉट गेट लगा देना है, यानी कि अगर 0 0 है तो असल में ये 0 देता, लेकिन नॉट गेट के कारण ये 1 देगा, क्योंकि इसका टर्मिनल चेंज हो जाता है, 0 1 1 0। ऐसे ही आपको नंद गेट करना है। और नॉर गेट होता है और प्लस नॉट गेट। अगर कहीं पे डॉट लग जाए तो समझ लो वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद 28वें क्वेश्चन से 5 नंबर के सवाल स्टार्ट होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे 5 नंबर के सवाल करा दूंगा, क्योंकि सब बड़े बड़े सवाल हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करते जाना और शेयर कर देना। देखो बच्चे लाइक नहीं करके जा रहे हैं, ये सही नहीं होता। थोड़ा बहुत देखो आप लोगों को भी लाइक करके जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ मिल रही है, और अगर वो कहते हैं ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या चीज़ है कि जब कोई चीज़ आसानी से मिल रही होती है ना, वहाँ पे हम लोग उसको उसकी कीमत नहीं समझते उस चीज़ की। तो अगर आपको ये चीज़ मिल रही है, अगर हम थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग का एक ही काम है, थोड़ा लाइक कर दो, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ सही में
बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मतलब वीडियो को, तो और वीडियो अच्छी बनेगी, जिससे फ़ायदा हमें भी है, आपको भी है, दोनों को है मतलब। ठीक है, और मुझे तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन तक भी नहीं पहुंचा है, तो फ़ायदा आप लोगों को ही है। इसलिए लाइक करते हुए जाए। ठीक है, कीमत समझो, जो चीज़ आपके पास है उसकी कीमत समझो। और हाँ, एक चीज़ और, अब फिज़िक्स के बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पे ही वीडियो आने वाली है, जल्दी आएगी। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप लोगों में बहुत से 21 जनवरी को प्री बोर्ड है बहुत से बच्चों का फिजिक्स का, तो हाँ तब तक तो नहीं आ पाएगी। तब तक आपको क्या करना है, जो मैंने 9 चैप्टर तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है वही देख लो पहले, उसमें से कर लो तैयारी। बाकी एक साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द वीडियो आएगी, तो उसे भी ज़रूर देखना। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।